तो देख लो परस्पर अति निकट रखे। दो समान परंतु विपरीत आवेशों से बने युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहता है। समान परंतु विपरीत आवेश, यानी यहाँ माइनस क्यू है तो ये भी प्लस क्यू होगा, ये विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ दोनों के बीच की दूरी एक सदिश राशि है। जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो यह कि परस्पर अति निकट है, इनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प है, लगभग एंगस्ट्रॉम में। यदि नगण्य तब उसे आदर्श द्विध्रुव कहते हैं। आदर्श द्विध्रुव कौन सा हो जाएगा? जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी नगण्य है तो उसे आदर्श द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण में आपके HCl अणु है, KCl है, ये आदि द्विध्रुव है। पानी का अणु भी द्विध्रुवीय अणु है। तो क्या है, परस्पर अति
नहीं निकल सके दो समान परंतु विपरीत आवेशों से बने युग्म को द्विध्रुव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, या ये प्लस क्यू है, ये माइनस दो क्यू है, तो ये द्विध्रुव नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ध्रुव समान, दोनों ध्रुव या दोनों आवेश समान होने चाहिए। तो दूसरा ये कि दोनों आवेश परस्पर विपरीत होने चाहिए। दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो ये दोनों समान है, पहली शर्त तो पूरी हो जाती है इस चित्र में। लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं होती, एक दोनों प्लस है। यहाँ पर दूसरी शर्त पूरी हो जाती है लेकिन पहली शर्त पूरी नहीं होती। तो उपरोक्त दोनों द्विध्रुव नहीं है। क्योंकि द्विध्रुव में ये दोनों शर्तें होना आवश्यक है। और ध्रुवीय अणु कौन से होंगे? ऐसे अणु जिनमें ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र और धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र एक बिंदु पर उपस्थित नहीं होते हैं। केंद्र और धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र एक बिंदु पर नहीं होते। उनके मध्य विस्थापन होता है। तो ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र ये जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू और इनके बीच की दूरी 2a। लेकिन एक होता है ध्रुवीय अणु, दोनों द्रव्यमान के अणु के दोनों आवेशों के द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। यह ध्रुवीय अणु है। यहाँ
2a बराबर 0 है। एक है प्रेरित द्विध्रुवता। तो सीधी परिभाषा से आप इसे इस तरह कह सकते हो कि किसी अणु में द्विध्रुवता प्रेरित करना प्रेरित द्विध्रुवता कहलाती है। जैसे ये अध्रुवीय अणु है, इसको अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ऋण आवेश और धन आवेश परस्पर विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं, जिससे उनके द्रव्यमान केंद्र आपस में संपाती नहीं रह पाते। इसमें यह है कि अध्रुवीय अणु को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर धनावेश और ऋण आवेश परस्पर विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं। यानी ऋण आवेश क्षेत्र की बाह्य क्षेत्र की दिशा के विपरीत बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में मतलब ये विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं, यानी एक प्लस की ओर दूसरा माइनस की ओर, जिससे दोनों के द्रव्यमान केंद्र परस्पर संपाती नहीं रह पाते। उनके मध्य विस्थापन उत्पन्न होता है। यह ध्रुवीय अणु की तरह व्यवहार करता है। यह क्या करता है, ध्रुवीय अणु बन जाता है। अगर उसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, परस्पर अति निकट रखे दो समान परंतु विपरीत आवेशों से बने युग्म को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे हम P से लिखते हैं।
सदिश राशि देती और P बराबर होता है Q गुणा 2A, यानी किसी एक आवेश की मात्रा और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश का मान और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा? यदि आवेश का मात्रक कूलम Q का मात्रक कूलम है, कूलम जिसे C से लिखते हैं, दूरी का मात्रक मीटर स्मॉल एन से, तो P का मात्रक होगा कूलम मीटर। P का मात्रक कूलम इंटू मीटर। दिशा P सदिश राशि है, इसका मात्र की दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर। इसकी विमा तो आवेश है, आवेश की विमा ये होती है M0 L0 T1 A1 और दूरी की N, अगर हम पूरी लिखें तो M0 L0 L1 और T0। P की विमा क्या बनेगी? P बराबर Q इंटू 2A M0 L0 T1 A1 और L1 T0। इसे हम लिखेंगे L1 T1 और A1 M0 है, ये इसकी विमा है। तो क्या है? किसी एक आवेश की का मान और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, जो 2A की दिशा है। विमा होगी LTA।
अब जैसे सवाल आता है कि HCl अणु के दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये है, मान लो ये 0.6 एंगस्ट्रॉम। इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। ज्ञात करो। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1.6 एंगस्ट्रॉम है। द्विध्रुव आघूर्ण तो हमारा पे P बराबर Q गुणा 2a। एक बात ध्यान रखो, जैसे ये -Q, ये +Q, आपको ये दूरी दी हुई है 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो मान है 1.6 एंगस्ट्रॉम, ये 2a का मान है। 2a बराबर 1.6 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, मीटर में बदलेंगे 10 की पावर -10 मीटर। तो 2a ये बराबर हो जाएगा 1.6 -10 मीटर। लेकिन Q नहीं दिया है, तो Q हम यहां मानेंगे क्योंकि HCl अणु में दोनों एक एक वैलेंसी होती है, इसलिए Q एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा 19 कूलम। क्योंकि HCl अणु में एक ये और एक ये माइनस होता है, इसलिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश लेंगे। पोटेशियम क्लोराइड में भी एक ही लेंगे। अब आप P का मान निकाल सकते हो। 1.6 गुणा 10 की पावर -19, 1.6 गुणा 10 की पावर -10, ये हो जाएगा 16 का 16 से गुणा 2.56 गुणा 10 की पावर -29 कूलम मीटर। तो एक बात ध्यान रखो कि जो दूरी दी होगी वो 2a की मान की दी होगी। एक आप तो वहां 2 का गुणा नहीं करोगे सवाल हल करते समय। 2a बराबर 1.6, उसे फिर मीटर में बदलोगे। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर, और फिर सवाल हल करोगे, उससे पहले नहीं करोगे। अगर मान लो ये दे दे सवाल की 20 माइक्रोकूलम के 20 माइक्रोकूलम के 20 माइक्रोकूलम के दो समान परंतु विपरीत आवेश परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। और यहाँ क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, और माइक्रोकूलम को कितने में बदलेंगे, 1 माइक्रोकूलम। -10 की पावर -6 कूलम, और
और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर। P बराबर Q का मान दिया है 20 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर -2, तो ये होगा 20 गुणा 10 की पावर -8 कूलम मीटर। यानी 2a बराबर 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। सारे सवाल आपको एमकेएस सिस्टम में करने पड़ेंगे। 20 माइक्रोकूलम के दो समान परंतु विपरीत आवेश परत पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। हमें ये याद रखना होगा 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 की पावर -6 कूलम, और 1 सेंटीमीटर होता है 10 की पावर -2 मीटर। मान रखोगे, हल करोगे। अगर ये कन्वर्जन याद नहीं है तो सवाल हल नहीं कर पाओगे। अगर आप सीधे ऐसे ही कर दो, P बराबर Q गुणा 2a लिखोगे, ये 20 कर देते हो, यहाँ 1 कर देते हो, तो ये उत्तर होगा 20 माइक्रोकूलम इंटू सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है। अगर आप मात्रक सही कर दोगे तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इसलिए सारे सवाल एमकेएस में करने की कोशिश करो। अब एक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। तो ये विद्युत क्षेत्र है। एक द्विध्रुव ये रखा है इसके क्षेत्र की दिशा में -q + q, इनके बीच की दूरी 2 है। जब इसे थीटा कोण से घुमाते हैं, ये A B, ये A डैश, ये B डैश, थीटा कोण से हमने घुमाया है। तो इसके दोनों स्वतंत्र सिरों पर बल काम करेंगे, F बराबर QE, और एक बल इधर काम करेगा। और दोनों बल आवेश द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे वापस। अगर आप इसे मुक्त कर दोगे तो घुमाने के लिए जो बल चाहिए उसके आगे। तो यहाँ ए भी एक द्विध्रुव है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में रखा है। जब इसे द्विध्रुव बाह्य क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण से घुमाते हैं तो इसके दोनों स्वतंत्र सिरों पर बल कार्य करेंगे, F बराबर QE, और ये बल एक बलून का निर्माण करेंगे जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। उस बलून का आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। तो ये दूरी तो आपकी है 2a, दोनों के बीच की दूरी। हमने क्या किया है कि बढ़ी हुई एक पी पर लंब डाला है, बी डैश पी, एक त्रिभुज बनाया है। ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। तो यहाँ ए बी एक द्विध्रुव है जो
बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है। विद्युत क्षेत्र एक समान है। दोनों सिरों पर समान विद्युत बल कार्य करेगा। तब दोनों सिरों पर समान विद्युत बल कार्य करेंगे। F बराबर QE। जिनकी दिशा परस्पर विपरीत होगी। इनका सदिश योग 0 होगा। पर ये एक बलून का निर्माण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं। दोनों अलग अलग बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं और बलून में से घुमाएगा तो इस बलून का आघूर्ण क्या हो जाएगा? बलून का मतलब होता है बलों का जोड़ा। बलून का आघूर्ण टॉ से लिखते हैं और टॉ बराबर होता है बल इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल ये है, दूसरा बल ये, इनके बीच की लंबवत दूरी पी बीती है। तो क्या हो जाएगा? QE इंटू बी डैश पी। चूंकि बी डैश पी अपॉन ए डैश बी डैश ये बराबर साइन थीटा समकोण त्रिभुज ए डैश पी बी डैश में ये लंब है, ये कर्ण है। लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो यहां से आएगा बी डैश पी ए डैश बी डैश साइन थीटा। यहां पे से लिखोगे 2a साइन थीटा। तो टो का मान कितना हो जाएगा? QE 2a साइन थीटा। यहां पे से लिखोगे E Q गुणा 2a E साइन थीटा और टो बराबर PE साइन थीटा। यहाँ P बराबर है Q गुना 2a जो हम पढ़ चुके हैं विद्युत आघूर्ण। तो यह कि जब हम इससे ये ए बी दिशा में रखा है
जब इसे थीटा कोण से घुमाते हैं तो इसके सिरों पे ये बल कार्य करेगा, ये बल कार्य करेगा, ये इसे यहाँ लाने का प्रयत्न करेगा, ये इसे यहाँ लाने का प्रयत्न करेगा। तो ये दोनों घुमाने का प्रयत्न करेंगे, उसका बल गुण हमने ये निकाला है पी साइन थीटा। लेकिन सदिश में इसे लिखेंगे तो बराबर P क्रॉस E, क्योंकि आप पढ़ चुके हो A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा है, ए की जगह P है और E की जगह B है। तो ये कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र में कार्य बल का गुण ये है, यहाँ कंडीशंस हैं। पहली, थीटा बराबर 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, तो टॉ बराबर 0। जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रखा है, उस पर कार्य बल गुण शून्य होगा, क्योंकि थीटा घुमाया ही नहीं है। जब घुमाया नहीं है तो बल गुण शून्य होगा। यह स्थायी संतुलन की स्थिति है। स्थायी संतुलन का मतलब है कि किसी चीज को विस्थापित करने पर वह चीज वापस अपनी पूर्व अवस्था ग्रहण कर ले, तो वो स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। यहाँ आप इसे मुक्त कर भी दोगे तो ये यहाँ से हिलेगा नहीं, इसी दिशा में टिका रहेगा। लेकिन थीटा बराबर 90 डिग्री है और साइन 91 होता है, उस समय टॉ बराबर होगा पीई। ये अधिकतम मान है, अधिकतम बल गुण। मतलब ये स्थिति ये है, ये ई है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये 90 डिग्री। अगर छोड़ देंगे तो ये इधर आएगा और ये अधिकतम बल गुण की स्थिति है, थीटा बराबर 90 डिग्री। लेकिन एक तीसरी स्थिति भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, थीटा बराबर 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री बराबर 0, टॉ बराबर 0, ये भी 0 है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू ई, ये 180 डिग्री। अगर इसे मुक्त कर देंगे तो ये इस दिशा में घूमेगा। यह स्थिति है, यह भी संतुलन की स्थिति है। पर यह स्थायी संतुलन नहीं है, क्योंकि
विस्थापित करने पर, यहाँ से मुक्त करने पर द्विध्रुव वापस यह अवस्था ग्रहण नहीं करेगा। आप क्या सोचोगे ये वापस आ जाएगा, इसलिए ये कहलाती है अस्थायी संतुलन की स्थिति है। संतुलन मतलब हमारा कहने का कि थीटा बराबर 0 डिग्री स्थायी संतुलन, और थीटा बराबर 180 डिग्री ये अस्थायी है। थीटा बराबर 90 डिग्री वो है ही आपका अधिकतम बल आघूर्ण की स्थिति है। लेकिन अब प्रश्न एक है कि इसकी दिशा, वॉल्यूम आघूर्ण की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? आघूर्ण की दिशा ये ज्ञात करते हैं दक्षिणावर्त पेच नियम से। कैसे? ये ई की दिशा है -q + q, ये ई की दिशा है, ये थीटा है। P क्रॉस ई करोगे, P से ई की ओर घुमाओगे तो तीव्र भागों की दिशा ये होगी, ये पेच के चलने की दिशा। और अगर ई की दिशा ये है, ई तो ये है ही, तो ये ये पेच अंदर जाएगा दीवार के, यहाँ पेच बाहर आएगा। और दक्षिणावर्त पेच नियम के टॉ की दिशा आप ज्ञात करते हो। जितनी भी सदिश राशियां उन सबकी दिशा दक्षिणावर्त पेच नियम से ज्ञात करेंगे। जब हम पेच को घुमाते हैं तो अंदर जाएगा, वापस घुमाते हैं तो बाहर आएगा। यहाँ -q इधर है और +q इधर है। अब प्रश्न एक है कि यदि द्विध्रुव को मुक्त कर देते हैं थीटा कोण से घुमाकर, छोड़ दें, तब क्या होगा? यह माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन गति करेगा। यानी यहाँ पे छोड़ दें तो ये वापस आएगा, यहाँ पे इसका वेग अधिकतम होगा, फिर ये इधर चला जाएगा। यानी हमारी स्थिति ये होगी, ये ई है,
यहाँ से इसे छोड़ोगे ये इधर तक आएगा, जितनी दूर बाहर थीटा कोण है इतना ही थीटा यहाँ तक चलेगा, और ये फिर यहाँ आएगा और ये दोलन गति करेगा वो। लेकिन अगर असमान विद्युत क्षेत्र है उस समय क्या होगा, दोनों एक तो पहली स्थिति तो यह होगी कि दोनों सिरों पर अलग अलग बल कार्य करेगा, समान बल कार्य नहीं करेंगे। और मुक्त करने पर दोलन गति के साथ साथ स्थानांतर गति भी करेगा। बड़े बल की ओर दिशा में, मतलब अगर एक समान नहीं है तो जिस बल का मान अधिक होगा वो उधर चलता चलेगा, चलते चलते दोलन गति भी करेगा। तो यहाँ तो केवल दोलन गति होगी एक समान विद्युत क्षेत्र में, केवल दोलन गति करेगा। यहाँ दोलन गति के साथ साथ स्थानांतर गति भी करेगा। अब इस समय परिणाम शून्य नहीं होगा, इस समय परिणाम शून्य नहीं होगा। कब? जब विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, और जब विद्युत क्षेत्र एक समान है तो परिणामी बल शून्य होगा। असमान विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि दोनों सिरों पर समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी प्रत्येक बिंदु पर वहां विद्युत क्षेत्र अलग अलग है। यह द्विध्रुवाकारक बल आघूर्ण, पीछे जो सवाल लिया था हमने कि HCl अणु को 2 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से डिग्री का कोण घुमाते हैं। घुमाते हैं तब बल आघूर्ण क्या होगा? बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा? सवाल है HCl अणु को 2 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 3 कोण घुमाते हैं, तब बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा? दोनों आयनों के बीच की दूरी, दोनों आयनों के बीच की दूरी 1.6 एंगस्ट्रॉम है। तो आपको 2a दिया हुआ है, 2 एंगस्ट्रॉम, 1.6 एंगस्ट्रॉम, जिसे मीटर में बदलेंगे Q, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश,
19 कूलम, थीटा 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये 2 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। हमको ज्ञात करना है टॉ बराबर आप जानते ही हो पीई साइन थीटा, और चूंकि P बराबर Q गुणा 2a, तो आप इसे लिख सकते हो Q गुणा 2a गुणा E साइन थीटा। मान रखो 1.6 गुणा 10 की पावर -19, 1.6 गुणा 10 की पावर -10 गुणा 2 गुणा 10 की पावर 5 गुणा साइन 30 डिग्री। अब 1.6 का गुणा 2.56 गुणा 2, अब 19 14 29, माइनस के 29 में से प्लस के 5 घटाएंगे तो 10 की पावर -24, साइन 30 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 2.56 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर टॉ का मात्रक है, टॉ का मात्रक। तो यहाँ है कि ऐसे अगर को इतने न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो सबसे पहले क्या दिया है वो आपने लिख लिया, और क्या ज्ञात करना है, और फिर सूत्र में मान रखना है। मान रखने तक आपको आधे नंबर मिल जाते हैं, बाकी आधे नंबर इस कैलकुलेशन के हैं। तो ये आता है 2.56 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर। ये क्या है, बल आघूर्ण। ऐसे ही सवाल आप करके देखना। आगे की किसी वो एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण से घुमाने में कार्य क्या होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना हो, कार्य बराबर होता है 0 से थीटा, ये समाकलन है टॉ डी थीटा। थीटा कौन से घुमाने में, टॉ का मान रखो 0 से थीटा पीई साइन थीटा टी थीटा, और ई बार 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। चूंकि साइन थीटा डी थीटा इसका समाकलन होगा माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये मान, W बराबर पीई माइनस कॉस थीटा 0 से थीटा
लिमिट पुट करते हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट cos थीटा, फिर माइनस लगाकर माइनस cos 0 डिग्री, पहले ऊपर वाली लिमिट थीटा की जगह थीटा, फिर थीटा की जगह 0 डिग्री, ये आएगा PE माइनस cos थीटा प्लस 1, क्योंकि cos 0 डिग्री बड़ा होता है 1 के, और माइनस माइनस प्लस, इसे हम लिख सकते हैं PE 1 माइनस cos थीटा। यह दूसरों को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। कितना कार्य आप करोगे? तो कार्य के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये घूमी कार्य टॉ की जगह मान रखा है P sin थीटा, PE बाहर ले लिया समाकलन से sin थीटा, sin थीटा का समाकलन होता है माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा लिमिट पुट की है, थीटा की जगह थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री, फिर माइनस है, cos 0 1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस को पहले माइनस बाद में, ये थीटा कोण से घुमाने में कार्य। यहां भी आप अगर कंडीशन देखते हो, क्या है, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, cos 0 बराबर 1, तो W बराबर होगा PE 1 माइनस cos 0 डिग्री बराबर 0। दूसरा है थीटा बराबर 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बराबर 0, तो W कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस cos 90 PE 1 माइनस 0 बराबर PE, ये आप इस तरह देख सकते हो, E और Q को इस तरह से घुमाया है, प्लस Q माइनस Q, 90 डिग्री कोण, तो यहाँ कार्य अधिकतम होगा। लेकिन अगर तीसरी स्थिति आप देखते हो, कौन सी, थीटा बराबर 180 डिग्री, cos 180 डिग्री बराबर माइनस 1, और W बराबर PE 1 माइनस cos 180 डिग्री, यह होगा PE 1 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, बराबर 2 PE, ये दुगना कार्य होगा, ये प्लस Q इधर माइनस Q, और ये कोण 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री घुमा दिया है। अगर इसे छोड़ देंगे तो ये यूं घूम जाएगा दक्षिणावर्त दिशा में। तो ये विद्युत को घुमाने में किया गया कार्य है। एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाने में कार्य कंडीशन से यही पर से सवाल आते हैं। अब इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव और द्विध्रुव की स्थिति जो ऊर्जा, ये सब टॉपिक अगले वीडियो में।